जी हाँ, मुझे वो लाइनें याद आती हैं अमिताभ बच्चन की, जब वो कहते थे कि जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ मेरे वहीं से ही लाइन शुरू होती है। और आज वो शख्सियत आपके सामने आए हुए हैं एक मुलाकात में। जो पेशेंट है वो जब दवाई लेने जाता है तो जेनरिक और ब्रांडेड, ये दो चीज़ें उसकी आंखों के सामने होती हैं। अगर वो ब्रांडेड लेता है तो 100 रुपए का है, जेनरिक दवाई लेता है तो 10 रुपए की आती है। ऐसा डिफरेंस क्यों? सबसे बड़ा लोगों को गलतफहमी ये है कि ये दवाई जेनरिक है, कम असर करेगी। जबकि मैंने आपसे बोला था मैं आपको जानता हूँ, आपने क्या बोला? नहीं साहब, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, आपका चालान कटेगा। क्या उस समय ये जायज था अगर आप मेरा छोड़ देते? जितने भी जयपुर में आज का जो जयपुर का ट्रैफिक है, मैं उस बारे में भी आपको बता दूं, आज लोग सीखना नहीं चाहते। नमस्कार, मेरा नाम सुशील शंकर विग है और आपका वेलकम है इस नए एपिसोड में जिसका नाम है एक मुलाकात। और आज एक मुलाकात में ऐसी शख्सियत आए हुए हैं जिसके बारे में आप जान के बहुत खुश होंगे, जो कि मेडिकल क्षेत्र के जाने माने हस्तिकार हैं। 35 साल से वो मेडिकल लाइन में हैं और मेडिकल लाइन में ही उनका बिज़नेस है। जी हाँ, मेडिकल लाइन में तो बिज़नेस है ही है, लेकिन उन्होंने अपनी जनरल जो इमेज बना रखी है, ही इज़ अ ट्रैफिक वार्डन, ही इज़ अ सिविल डिफेंसन एंड ही इज़ मच मोर देन दिस। वो पब्लिक इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं और पब्लिक इंटरेक्शंस करने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इनका एक अस्तित्व और है, जिस काम में भी इन्होंने हाथ डाला है वो काम आगे ही बढ़ता गया है, आगे ही बढ़ता गया है। जी हाँ, मुझे वो लाइनें याद आती हैं अमिताभ बच्चन की, जब वो कहते थे कि जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ मेरे वहीं से ही लाइन शुरू होती है। ये बात इस शख्सियत के लिए बिल्कुल सही फिट होती है। जी हाँ, और आज वो शख्सियत आपके सामने आए हुए हैं एक मुलाकात में। जी क्या कहा? नहीं, पहचान नहीं पाए आप। ये शख्सियत वो नहीं है जिसको आप जानना चाहते हैं। ये शख्सियत हैं पवन कुमार भार्गव। पवन कुमार भार्गव जो हैं, ये मेडिकल लाइन में 35 साल से हैं और इनका खुद का एक बिज़नेस है जिसका नाम है भार्गव सर्जिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। ये जो फॉर्म इन्होंने बनाई है, इसके अंदर ये बेसिकली काम करते हैं हॉस्पिटल सप्लाईज़ के। जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं हॉस्पिटल सप्लाईज़ होते हैं। खुद का इनको मीटू मैन्युफैक्चरिंग है और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। उसके बाद आज जो इनसे हम सवालात करेंगे वो सवालात करेंगे बेसिकली मेडिकल के ऊपर, बिकॉज मेडिकल प्रोफेशन में ये 35 साल से हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, मिस्टर भार्गव से। भार्गव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विक साहब, मैं पीके भार्गव आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पिछले काफ़ी सालों से इस मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देखा आपने, ये शख्सियत की पहचान होती है। वो शख्सियत कभी नहीं है बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। बिल्कुल सही है। और आइए उनसे अब सवाल जवाब करते हैं, उनके ही मुख से सुनते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन कहाँ से कहाँ चला गया। भार्गव साहब, आप ये बताएं कि आप 35 साल से मेडिकल प्रोफेशन में कार्यरत हैं। जी। 1990 से आपने शुरू किया है ये अपना बिजनेस। जी। 1990 से लेके 2025 तक ये जो साल चल रहा है, जी, आप किस तरह देखते हैं? कहाँ से उथन हुआ है मेडिकल का, और क्या ये उथन हो रहा है कि पतन की तरफ है मेडिकल बिजनेस? देखिए विक साहब, मेडिकल क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर जितना हम अंदर जाएंगे ना, उतनी गहराई में जाते चले जाएंगे। जी। लेकिन पिछले अगर मैं 35 साल की अगर मैं आपको चर्चा करूं जी, तो एक टाइम ऐसा था कि जयपुर शहर में नहीं, राजस्थान में भी मेडिकल क्षेत्र में जो दुकानें थीं, रिटेलर और होलसेलर जी, उनका एक बहुत बड़ा संगठन होता था और वो संगठित होकर सारे काम किया करते थे। जी, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आप 1990 की बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे मेडिकल क्षेत्र में नए लोग आते गए। नए लोगों के आने के साथ धीरे धीरे ये समय चेंज होता रहा और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बदलती चली गई। मेडिकल क्षेत्र में चाहे हॉस्पिटल ले लें आप,
चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर को ले लें, चाहे होलसेलर को ले लें, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम करके और धीरे धीरे अपना जीवन यापन करते हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जी। होलसेलर होता है, पहले होलसेलर एक सेट होता था। पहले क्या होता था, जो कंपनियां हैं, जितनी भी मेडिकल की कंपनियां हैं, उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता था एक शहर में, चाहे उसके ग्रुप कितने भी हों, लेकिन उनका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता था। और वो उनके 3-4 मेडिकल रैप होते थे, वो उस कंपनी के मेडिकल रैप, वो सारा बिजनेस उसी को आता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, कंपनी ने भी अपना फंडा बदल लिया और जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने भी अपना फंडा बदल लिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो क्या हो गया कि उन्होंने अपनी अलग फर्म खोल दी जी, एक की जगह 4 फर्म हो गई उनकी। और कंपनियों ने क्या करा है कि अलग अलग सेगमेंट में ले लिया। गायनेकोलॉजिस्ट, मान लीजिए कोई अगर ऐसा हॉस्पिटल है, गायनी का हॉस्पिटल है, तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट के प्रोडक्ट जाएंगे। आई का हॉस्पिटल है तो उसमें आई के प्रोडक्ट जाएंगे जी। ऑर्थोपेडिक का है तो उसमें ऑर्थोपेडिक के जाएंगे, जनरल सर्जरी का है तो उसमें जनरल सर्जरी के जाएंगे, और अगर कोई पीडियाटिक का है तो पीडियाटिशियन जो वहाँ बैठे हैं तो उसके लिए वो डिवीज़न वाले ही वहाँ जाएंगे। कैंसर का है तो कैंसर वाले जाएंगे वहाँ पर, मेडिकल रैप जी, जिनकी मेडिकल ये जो कैंसर की मेडिसिन आती हैं। तो कंपनियों ने भी अपना रुख बदल लिया। आज की डेट में मैं ये बताऊं आपको कि हमारे टाइम में कंपनी जब चलती थी और उस टाइम मेडिकल रैप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था तो उसका बहुत मान सम्मान होता था। किसी भी क्षेत्र में, गांव में भी चले जाते थे, डॉक्टर के पास भी जाते थे, डॉक्टर भी उसकी बहुत रेस्पेक्ट करता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो चुका है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए दुकान पे आता है। ये ऐसा सोच डिस्ट्रीब्यूटर की हो गई है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो दुकान पे जाते हैं, उनका होता है, लेकिन जो कंपनी थोड़ी सी अगर डाउन उस पे है तो वहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूटर भी सम्मान नहीं करते। पहले वहाँ बैठा के उनको चाय पिलाते थे, बातचीत होती थी, काफ़ी कुछ होती थी। लेकिन आज ना तो उनके पास टाइम है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ना मेडिकल रैप के पास टाइम है वो उनसे इतनी बात करे, क्योंकि फील्ड इतना बड़ा है। अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो कंपनी उनको निकाल देगी या उनके साथ एक्शन लेगी या कुछ और भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये तो बात रही कंपनियों की जी। इसके बाद उस टाइम जो रिटेलर थे, रिटेलर इतने थे कि हर क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव जमाए हुए थे। और आज रिटेलर इतने खुल चुके हैं कि आप जैसे वो नहीं होता था पहले, किराने की दुकान खुल गई इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले में, तो आज वो भी स्थिति है। एक ही आदमी की 6-6, 8-8 दुकानें हो गई। पहले एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल के सामने, कॉलेज के पास, वहाँ पर जो दुकानें होती थी, सेलेक्टेड दुकान होती थी। लेकिन आज आप जाइए, वहाँ पर दुकानें आपको मिलेंगी। हर आदमी एक दुकान नहीं, 4-4 दुकान लेके बैठा है। चाहे उनकी वो सामने नहीं है दुकान, लेकिन अलग अलग जगह पे लेके बैठा है। तो इससे क्या है कि एक तो मार्केट में ऐसी स्थिति आ गई है कि कस्टमर जाए तो जाए कहाँ। रिटेलर के पास अगर वो जाके खड़ा हो जाता है, कोई भी पेशेंट है, उसके जो मिलने वाले हैं वो वहाँ जाके अगर खड़े होते हैं, तो वो कौन सी दुकान से दवा लें, वो कह देता है मैं अभी ला के देता हूँ। और पहले सबका बिजनेस स्मूथ चलता था कि भाई मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके पास एक कंपनी होती थी, भाई उनके पास दवा मिलेंगी, दूसरी कंपनी की उनके पास मिलेंगी, तीसरी की वो मिलेंगी, क्योंकि वो होलसेल का भी काम करते थे। तो ये बदलाव बहुत ज़्यादा आया है। आज की डेट में क्या है कि हर एक कंपनी का मेडिकल रैप हॉस्पिटल के सामने जाता है या डॉक्टर के पास जाता है। तो आजकल हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स ने लिखना बंद कर दिया, वो जेनरिक नाम से लिखते हैं। जी जी। तो इसका बहुत बड़ा चेंज आया है। प्राइवेट हॉस्पिटल पनप गए जी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल रैप की दवाइयाँ लिखना चालू करते हैं। जनरल मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या पीएससी सीएससी लेवल की हैं, वहाँ पर कोई ब्रांडेड दवाई नहीं लिखते, वो जेनरिक नेम से वहाँ पर आते हैं। गवर्नमेंट मैं भार्गव साहब इसी सवाल पे आ रहा था आपके जी पास
कि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में जी, वो चल रहा है जेनरिक दवाइयों का जी, ज़्यादातर, जी हाँ, क्योंकि आजकल जो पेशेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, वो पढ़ चुका है। आज कोई भी उसको दवाई, जैसे किसी डॉक्टर ने कोई ब्रांडेड दवाई लिखी, जी, वो सीधे गूगल पे जाता है, सर्च करता है और देखता है कि इसका सॉल्ट क्या है, जी, और वो सॉल्ट देख के किसी जेनरिक के यहाँ जाके उसको ले आता है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है जी, कि होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिकल जो स्टोर है, और एक हमारा जो जो पेशेंट है, वो जब दवाई लेने जाता है तो जेनरिक और ब्रांडेड, ये दो चीज़ें उसकी आंखों के सामने होती हैं। अगर वो ब्रांडेड लेता है तो 100 रुपये का है, जेनरिक दवाई लेता है तो 10 रुपये की आती है। ऐसा डिफरेंस क्यों, जबकि दोनों में सॉल्ट एक ही है? नहीं, आपने विक साहब बहुत सही बात उठाई है और जी। सही मुद्दा भी बोला है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज जो टाइम है जी, वो ऑनलाइन का टाइम है, करेक्ट। है ना। आज जितना भी बिजनेस जो हो रहा है वो ऑनलाइन, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, करेक्ट। है ना। हर एक पेशेंट भी समझ गया है, कंज्यूमर समझ चुका है कि ऑनलाइन से हम दवाई अगर लेंगे तो हमें सस्ती मिलेगी। करेक्ट। बेसिकली फ़र्क क्या होता है, देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर है और अगर वो डायरेक्ट मार्केट में देता है तो उसका बीच का जो पार्ट है, मार्केटिंग का पार्ट है, कुछ पेपर्स का पार्ट होता है, कुछ सैंपल्स का पार्ट होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो जो उनको देना होता है वो बिल्कुल कट जाती है, सामने आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। और उसके अलावा क्या होता है कि मार्केट में जैसे ही जेनरिक का नाम आता है तो लोग ये समझते हैं कि ये दवाई जो है ना इसमें कम असर करेगी। सबसे बड़ा लोगों को गलतफहमी ये है कि ये दवाई जेनरिक है, कम असर करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनरिक में भी वही साल्ट होता है और अगर वो इथिकल बेसिस पे है तो उसमें भी वही साल्ट होता है। Correct. बस नाम फर्क हो जाता है कि उसका नाम हमने राजेंद्र रख दिया, उसका नाम वीरेंद्र रख दिया, तो दो नाम हैं लेकिन वो एक ही बाप के बेटे हैं जी। जेनरिक दवाई में सबसे बड़ा ये चीज है कि उसका जो मार्केटिंग का पैसा है, बीच का जो पैसा है, जी जी, होलसेलर से जाएगा रिटेलर को जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को जाएगा, ये बीच का जो मार्जिन है ये खत्म है। अब आप देखिए कितनी ही केमिस्ट की शॉप्स हैं, गली गली खुला हुआ है जैसे आप कह रहे हैं, और फैक्ट भी है हर जगह, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र इतना बड़ा है जी, और पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि हर घर में बीमारियां हैं। बिल्कुल, आप मानेंगे इस बात? बिल्कुल। अब आप देखिए कि जेनरिक और होलसेल में आपने डिफरेंस बता दिया, जेनरिक और ब्रांडेड में। अब हम आते हैं मेडिकल शॉप्स पे। मेडिकल शॉप्स पे जो है जी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भी खोले गए हैं प्रधानमंत्री औषधि भंडार, स्टोर्स खोल दिए गए। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप देखिए उसमें ऑलरेडी सारी जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं जी हाँ, और सारी ब्रांडेड ही कंपनीज की बनाई हुई हैं। मतलब एक एलेम्बिक कंपनी है, वो एक ब्रांड बनाती है, जो ब्रांड के नाम से बिकता है, वही ब्रांड जो है एलेम्बिक कंपनी जेनरिक में बना रही है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, मैं बताऊं आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी अगर कंपनी अपना माल बेच रही है और वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसकी जो पैकिंग करी है, उसने कॉस्ट कम आती है, जो पैकिंग करी है, जी। आप देखिए ब्रांडेड की जो है ना, जिसका इथिकल बेसिस पे उसकी पैकिंग में और जनरल की पैकिंग में फ़र्क है ना। जेनरिक में कोई भी प्रोडक्ट अगर हम देते हैं तो एक डब्बे में 500 गोली आ जाती हैं, करेक्ट, है ना। और उसमें क्या होता है इथिकल में कि 10 गोली का पत्ता बनेगा या 15 गोली का पत्ता बनेगा, करेक्ट, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनता नहीं है। तो वो डोज बहुत है उतनी। उससे फर्क पड़ता है जी। ये एक डॉक्टर भी लिखता है तो कह देता है 2 पत्ते ले लेना, 3 पत्ते ले लेना। जी 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 ये सारी व्यवस्था ऐसे देखी जाती है। जी। और भार्गव साहब, ये देखा गया है कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं पढ़ाई तो कर लेते हैं, मेडिकल स्टोर अपना वो डॉक्टर का हॉस्पिटल भी खोल लिया जी। अब उनको जब ये दिमाग में आता है कि एक हम कंपनी की दवाई लिख रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा है, यानी केवल लिखने का, तो आजकल के डॉक्टर्स का ट्रेंड भी ये बन गया है कि अंदर ही एक अपना हॉस्पिटल में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लो। मेडिकल स्टोर खोलने के बाद जो डॉक्टर वो दवाई लिख रहे हैं वो कहीं से मैन्युफैक्चरर से, थर्ड पार्टी से बनवा लो, बना के अपने यहाँ बेचो। ऐसे ट्रेंड को आप कहाँ तक बढ़ावा देंगे? अगर देखिए इसमें पेशेंट्स का, देखिए होता यह है, आज मैं मान लीजिए राजा पार्क में रहता हूँ, राजा पार्क में किसी डॉक्टर ने मेरे को कोई दवाई लिखी, मैं वहाँ जाऊँगा राजा पार्क में, मुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर वही दवाई मैं कहीं और लेने जाऊँगा तो नहीं मिलेगी मुझे वो दवाई।
बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि आज का जो ट्रेंड है, एक जेनरिक के नाम से दवाई बनवाई है उन्होंने जी। या अपना ब्रांड नेम दे दिया ब्रांड उनको, बना और रहे हैं। बनवा करके उन्होंने हॉस्पिटल का अपना सेंटर खोल लिया। जी। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन देखिए विक साहब, कोई भी काम करने से पहले उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक आदमी को अनुभव नहीं होगा कोई आदमी नहीं कर सकता। आप देखिए जो नया हॉस्पिटल खुलेगा, सिर्फ वो अपना मेडिकल स्टोर बाहर खोल सकते हैं, अंदर नहीं खोलते वो। अंदर खोलने के लिए उनको परमिशन चाहिए। फार्मासिस्ट होता है बाकायदा, फार्मासिस्ट उसको रन करता है। डॉक्टर कभी भी अपना मेडिकल स्टोर नहीं चला सकता, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। जो फार्मासिस्ट होगा वो फार्मासिस्ट लेते हैं और वो उसको दवा की दुकान वहाँ पर एक रेंट के रूप में दे देते हैं। अब क्या होता है इसमें, कोई भी अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कंपनी का मैनेजर है, वो उनके पास आता है कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट हैं, और वो अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट इफेक्टिव हैं, तो डॉक्टर वो सारे प्रोडक्ट वहाँ पर रखवाने के लिए उनको बोलेगा जी। ऐसा नहीं है डॉक्टर के दबाव में होता है काम। कभी भी डॉक्टर के दबाव में नहीं होता। डॉक्टर का कोई मेडिकल स्टोर नहीं होता। मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल में है, ये बात सत्य है, लेकिन अलग से फार्मासिस्ट है। आप कहीं भी देख लीजिए। भार्गव साहब, मेरा कहने का मतलब हॉस्पिटल का नहीं था, एक पर्टिकुलर भार्गव हॉस्पिटल खुला हुआ है। भार्गव हॉस्पिटल में भार्गव साहब ही डॉक्टर हैं और भार्गव साहब का ही एक अंदर मेडिकल स्टोर है। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही है, आपने सही मैं कहा। 1 and 1 की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, उसमें फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। जो फार्मासिस्ट नहीं, वो होता ठीक है है। वो ही उसको रन करता है। करेक्ट। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने दुकान खोल ली अपनी, फार्मासिस्ट आ गया, फार्मासिस्ट बैठ रहा है, फार्मासिस्ट कर रहा है, लेकिन फार्मासिस्ट भी तो पेड ही है, डॉक्टर का ही पेड होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेडिकल स्टोर जो रन करता है, रिटेल काउंटर रन करता है, वो फार्मासिस्ट होता है, और उसका बैठना जरूरी है। उसके सानिध्य में ही सारा सामान बिकता है, उसके बिल पे भी उसी के साइन होते हैं। ये ध्यान रखिए आप। वो हॉस्पिटल तो डॉक्टर का है, वो डॉक्टर ने तो ही सब डॉक्टर कुछ साहब किया को- हुआ है। नहीं, वो पिक्चर में नहीं आते, ऐसा कहना है आपका? देखिए विक साहब, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर है जी। ये बात सत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको रन हॉस्पिटल नहीं करता। हॉस्पिटल ने सिर्फ नाम दे रखा है कि ये हमारी शॉप है। अच्छा जी। लेकिन आप कभी भी जाएं, वहां पर जाके बोलिए कि साहब मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, आपकी पर्ची बनेगी, जब वहां दवाई मिलेगी आप। ठीक है। क्योंकि जो वहाँ फार्मासिस्ट स्टाफ है दवाई निकाल देगा, जी। लेकिन जो फार्मासिस्ट बैठा होता है, वो फार्मासिस्ट जो है वो ही उस पे साइन करेगा। बिल करेक्ट। बनाने वाला दूसरा हो सकता है, जी। लेकिन दवाई कौन देगा? फार्मासिस्ट देख के देगा। ठीक। तो ये क्या होता है कि डॉक्टर उसको किराए पे दे देते हैं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग इतनी बड़ी है। आप जानते हैं बड़ी बिल्डिंग में इतना बड़ा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो किराया तो चाहिए, खर्चे पानी बहुत होते हैं, तो दुकान किराए पे दे दी। जनरली बाहर भी आदमी अगर करता है तो दुकान किराए पे लेता है। जी जी। अपनी दुकान किराए पे देते हैं, तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई ऐतराज नहीं है इसमें। भार्गव साहब, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब हुआ है? फेम, इम्पैक्ट या पावर? देखिए, सक्सेस आदमी अगर होता है कहीं भी जाके, किसी भी क्षेत्र में अगर वो सफल व्यवसायी बनता है, तो सबसे पहले तो उसको अनुभव चाहिए। मैं एक बार फिर कहूँगा आपको कि मैंने अगर मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट किया है किसी भी क्षेत्र में, इवन मेडिकल को छोड़ दीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में, अगर मुझे अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद हो सके कि मैं बिजनेस को सफल नहीं कर पाऊँ। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस होने लगा है। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो व्यवसायी बने हैं, उनके जो पुराने थे वो सारे सीनियर हैं, लेकिन उनके बच्चे ऑनलाइन बिजनेस करने लगे हैं। आजकल कौन कौन सा ये नए नए जो बिजनेस वो सेलर बने हैं, उनसे कोलैबोरेशन कर लेते हैं, वो हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अनुभव चाहिए। अनुभव चाहिए, करेक्ट। फिर आदमी सहनशील होना चाहिए। हाँ, आदमी में ये नहीं कि आज अपन ने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा दिए,